नमस्कार, हार्ट अटैक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ऑपरेशन सिंदूर में हिंद के वीर जवानों ने जो करतब और शौर्य दिखाया, उसका नमूना पाकिस्तान ने अच्छी तरह देखा और अब उसका गुणगान पूरी दुनिया कर रही है। हमारी सेना के शौर्य को देखकर और उसके प्रोफेशनलिज्म को देख करके जिस तरीके से अमेरिका सहित तमाम देश इस समय दांतों तली उंगली दबाने को मजबूर हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारी अपेक्षाएं और हमारी चुनौतियां और बढ़ गई। इन चुनौतियों को देखते हुए और हमारे सामने एक बड़े लक्ष्य की, जिसमें आतंकवाद को समाप्त करना है और साथ ही साथ हमें अपने क्षेत्र पीओके को भी लेना है। ऐसे में भारत के तीनों सेनाओं के सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं, आज इस संदर्भ में हमारे सामने जाने माने रिटायर्ड कर्नल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। टीपी त्यागी साहब, जो कि वीर चक्र प्राप्त हैं और वो तमाम टीवी चैनल्स पर और न्यूज़पेपर्स में अपने विचारों को रखते हैं, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। सबसे बड़ा सवाल आज देश के सामने यही है कि भारतीय सेना के सामने बड़ी चुनौतियां आ रही। जैसा कि जनरल रावत ने, जनरल बिपिन रावत जो सीडीएस थे, पहले सीडीएस, उन्होंने कहा भी था कि 2.5 मोर्चों की लड़ाई भारतीय सेना को लड़नी पड़ेगी। 140 करोड़ के आवाम के सामने 2.5 मोर्चे की चुनौतियां, और अब तो 2.25 मोर्चा हो गया, जिसमें बांग्लादेश भी हमारे सामने बड़ी समस्याएं पैदा कर रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बड़ी समस्या जो देश के सामने है वो आपने सुना भी, जिसको मैंने इंट्रो में बोला। आपको क्या लगता है कि भारत की सेना के सामने अब कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं? जी, धन्यवाद मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए। मैं फ्रेंड आपको ये बताना चाहता हूँ कि चुनौतियाँ तभी तक रहती हैं जब तक हम उन्हें डर के हिसाब से देखते हैं। आज हम एक ऐसी स्थिति में ऑलरेडी आ चुके हैं कि अब कोई चुनौती हमारे लिए बड़ी चुनौती नहीं है। पहले थोड़ा सा जिक्र ऑपरेशन सिंदूर का कर दूं कि दुनिया के इतिहास में आज तक एक ऑपरेशन ऐसी बता दीजिए जो 23 मिनट के अंदर संपूर्ण भी हो गई हो, कोई त्रुटि भी ना हुई हो और हमला करने वाले का कोई नुकसान भी ना हुआ हो, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस भी ना किया हो, एक सिपाही दूसरी जगह ना गया हो, स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया हो। स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी मतलब अपने ही सीमा के अंदर रह के दूसरे देश की सीमा में करेक्ट अटैक करना। तो लिहाजा ये जो ऑपरेशन हुई, ऑपरेशन सिंदूर, इसका जो पहला पार्ट था 23 मिनट वाला, वो पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन गया है। लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसके दो पहलू ना हो। यानी कि ये होने से और उसके बाद जब पाकिस्तान ने आतंकियों पे हमले को अपने ऊपर हमला मानते हुए रिटेलिएट किया और फिर हमने उसका जवाब दिया और उसके एयरफील्ड को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, इंक्लूडिंग दो एयरफील्ड जो उनके स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर यानी कि न्यूक्लियर आर्सेनल को कंट्रोल करने वाले सेंटर थे, और जो उनकी किराना हिल्स और सरगोदा में जहाँ उनके न्यूक्लियर हथियार रखे थे वहां तक पहुंचा गई। तो फिर ये भी हो गया कि भाई अब न्यूक्लियर होक्स या न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर लेंगे, अब ये धमकी को हिंदुस्तान नहीं सहेगा। ये हमने करके दिखा दिया। लेकिन जैसे ही ये करके दिखाया, अब पहली चुनौती तो ये हुई, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको ये लगने लगा कि अब हिंदुस्तान हमसे डिफेंस के या ऑफेंस के हथियार क्यों खरीदेगा। वो तो खुद अपने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत नए हथियार बना रहा है, और अब तो हमें उनकी ब्रह्मोस हो या पिनाका हो या आकाश हो, हमें इन मिसाइलों को खरीदने की जरूरत है। और ब्रह्मोस को खरीदने के लिए दुनिया के बहुत सारे देश लाइन लगाकर खड़े हुए। तो अब पहली बात तो ये कि वो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो पहले ही अपने यहाँ आतंकवाद को आतंकवाद मानते थे और हमारे देश में जब हम बोलते थे तो उसके लिए लिप सर्विस करते थे, अब वो हिंदुस्तान से जलन भी पैदा करते हैं।
वो जलन इसलिए कि हिंदुस्तान आने वाले समय में एक उभरता हुआ सितारा है, जिस तरकीब से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो अब हमको उनका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं मिलेगा। वन हम्म। पॉइंट। दूसरी बात, अमेरिका, ये उम्मीद करना अमेरिका से कि वो मिडिल ईस्ट में इसराइल का साथ छोड़ देगा, क्या सही है? उसने 1948 में इसराइल को इसलिए मिडिल ईस्ट में बसाया था ताकि मिडिल ईस्ट में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनमें अमेरिका का प्रभाव स्थापित हो जाए और बना रहे। जी। ऐसे क्या अमेरिका साउथ एशिया में पाकिस्तान को छोड़ देगा? बिल्कुल। अगर उसे ईरान या अफगानिस्तान में कोई कार्यवाही करनी है तो उसे बेस कहाँ मिलेगा? जब उसने अफगानिस्तान में अल जवारी को मारा तो उसने मदद ली, पाकिस्तान की जो मिसाइल थी एल फायर मिसाइल, वो पाकिस्तान के बेस से फायर की गई। यानी कि वो पाकिस्तान का साथ इसलिए नहीं छोड़ सकता कि साउथ एशिया में दूसरा कोई देश ऐसा नहीं है जो वर्तमान में उसे मिलिट्री बेस देने को तैयार है। हिंदुस्तान बेशक उसके साथ क्वेड में मिला है, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ साफ कह दिया कि इट इज नॉट ए मिलिट्री अलायंस, लिहाजा हिंदुस्तान में अमेरिका का कोई बेस नहीं है। अब ये समझिए कि अमेरिका बेशक लिप सर्विस करे कि आई एम अगेंस्ट रेडिकल इस्लाम और पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, इतने पैसे लिए और उनका हिसाब नहीं दिया वगैरह वगैरह, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि देर इज ए बॉन्ड, देर इज ए नेसेसिटी, देर इज ए मजबूरी कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ सकता। ये हमारी दूसरी चुनौती है। हमें अमेरिका के साथ अपने रिलेशन बनाए तो रखना है, लेकिन वक्त के ऊपर उससे उम्मीद करना कि वो काम आएगा लगता नहीं। वैसे भी उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। तो ये दूसरी चुनौती। तीसरी चुनौती ऐसी है कि जिसे हम चुनौती मानते तो हैं, पर हो सकता है कि वो चुनौती ना हो, और वो चाइना। दरअसल में चाइना में जो दिखता है, ऐसा मुझे लगता है कि वो शॉर्ट टर्म है। यानी कि चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया। अगर ये HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा था तो चाइना खुद इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? अपनी एयर डिफेंस के लिए वो रशिया से S-400 खरीदता है और ये कबाड़ पाकिस्तान को दे दिया। तो यहीं से समझ में आता है कि इट इज ए टाइप ऑफ कि उसे चूंकि पाकिस्तान की जरूरत है, उसे अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है, तो उसको दिखावे के लिए देना है। JF-17 फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उसने पाकिस्तान को दिया। वो एयरक्राफ्ट दिया जिसमें थोड़ी देर ही उसके एयर फ्रेम में दरार पड़ जाती है, यानी कि वो किसी काम नहीं आया। जो PL-15 उसने मिसाइल पाकिस्तान को दी, वो मिसाइल थी जो हमारे होशियारपुर में आके गिरी, और आज दुनिया के तमाम देश उस मिसाइल को लेना चाह रहे हैं ताकि वो चाइना की रिवर्स इंजीनियरिंग या कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी को समझ सकें। तो लिहाजा ये कहना कि भाई चाइना की पाकिस्तान में कोई आइडियोलॉजिकल फ्रेंडशिप है, नो। कोई नेचुरल फ्रेंडशिप है, नो। कोई नैसर्गिक फ्रेंडशिप है, नो। तो वो पाकिस्तान को अपने मतलब के लिए दे रहा है। हिंदुस्तान के बारे में दो चीजें सोचनी है। प्रतिद्वंदिता तो है, प्रतिद्वंदिता तो है, क्योंकि इस एरिया के अंदर, इस क्षेत्र में चाइना का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है। पर अब दूसरे एंगल से देखिए, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन जी जिनपिंग से मिलने चाइना गए, और जब गए तो उन्होंने कहा कि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो आयरन फ्रेंडशिप है, आयरन फ्रेंडशिप है। लेकिन निकलते टाइम जो उन्होंने खास बात कही वो ये थी कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू era of partnership. That new era of partnership was new world order. अब ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसकी वानगी देखने को मिली उसके कुछ ही दिन बाद, जब रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई। जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई तो रशिया ने रियलाइज किया, चाइना ने भी रियलाइज किया कि क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बिना हिंदुस्तान के हो सकता है।
बोले हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी और इतनी तेजी से उभरती हुई उसकी अर्थव्यवस्था कि आज वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया, तो लिहाजा उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। लिहाजा रशिया ने प्रेशर डाला चाइना के ऊपर कि आप तुरंत हिंदुस्तान से अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को डायल्यूट कीजिए। अब जी। आप ध्यान होगा कि ब्रिक्स की मीटिंग से 24 घंटे पहले, 24 घंटे पहले, 24 दिन नहीं जी, 24 घंटे पहले अमेरिका इसने चाइना ने डेप्सांग और ड्रेमचौक का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो इसको हिंदुस्तान समझिए। रिजॉल्व कर लिया। यानी कि चाइना जो ये सोच रहा हो कि आने वाले समय में जब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना होगी और जिसकी फ्रंट लाइन लीडरशिप बगैर हिंदुस्तान के पूरी नहीं होती, क्या वो हिंदुस्तान से के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा? तो लिहाजा मैं मेरा ये मानना है कि अब आने वाले समय में क्या होता है भगवान जाने, लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि चाइना दिखाएगा जो कुछ करना है वो करेगा, लेकिन इंट्रिंसिकली अभी वो हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध तक नहीं जाएगा। तो बहुत बढ़िया। उसकी चुनौती को कुछ समय के लिए हम एक तरफ रख सकते हैं। अब बचा टर्की। जो टर्की है ये भी हमारे लिए एक चुनौती है। वो चुनौती इसलिए है कि जो ऑटोमन एम्पायर था टर्की में, जब वो ऑटोमन एम्पायर ध्वस्त हुआ तो उसे ध्वस्त करने में जो हिंदुस्तान के सरदार थे, जो सिख थे, जो मिलिटेंट थे, उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो एक तो अर्दोगान हिंदुस्तान से उस ऑटोमन एम्पायर के ध्वस्त की वजह से इंटरनली जलन रखते हैं। हर समय पर वो कश्मीर के इशू में पाकिस्तान का साथ देते हैं। हमारे यहाँ हर तरह से मदद करने के बाद भी कोविड में हमने उनकी मदद की, जब उनके यहाँ भूकंप आया हमने उनकी मदद की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ड्रोन भेजे, अपना जहाज भेजा बाकायदा पाकिस्तान को इस ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत। और वैसे भी टर्की से हम कोई मदद की उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही रास्ता हो, हर रास्ते का कोई ना कोई काट होता है। अगर बिल्कुल। टर्की है तो टर्की के अगेंस्ट ग्रीस भी है, टर्की के अगेंस्ट अर्मेनिया भी है। अर्मेनिया हमसे हथियार खरीदता है, और जो ग्रीस है वो अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बात आई थी तो उस समय नॉन परमानेंट मेंबर्स में ग्रीस था, इसलिए बात मानी गई। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि टर्की इज ए प्रॉब्लम, लेकिन टर्की इज नॉट ए प्रॉब्लम विच कैन क्रिएट बिगर डैमेज टू इंडिया, बिकॉज इंडिया इज फार अबव देन द कैपेबिलिटीज ऑफ टर्की। तो आपके कहने के मुताबिक डेढ़ मोर्चे पर ही हमको लड़ना है, क्योंकि आप कह रहे हैं चीन हमसे सीधे लड़ाई नहीं लड़ेगा। लेकिन एक अभी की एक खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने सैटेलाइट इमेजिंग में अब पाकिस्तान के जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उस पर चीन नजर रखेगा, और कोई भी वहां से उसको जानकारी मिलेगी वो साझा करेगा। ये समझौता हो गया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत के सामने चीन और बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है? अरे अगर सैटेलाइट इंफॉर्मेशन मुश्किल है तो क्या हिंदुस्तान बीका एग्रीमेंट के अंदर अमेरिका से ये इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा? हमारा अमेरिका के साथ एक बीका एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की स्ट्रेटेजिक टारगेट्स की लोकेशन, पोजीशन, कोऑर्डिनेट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब देने का है। और मालूम है हमारे 10 सैटेलाइट नेविगेशन, जो नेविगेशन सैटेलाइट हैं इसरो ने जो बनाए हैं, वो बराबर ऑपरेशन सिंदूर में काम आए। और इसरो के चीफ ने ये बिल्कुल। भी किया कि इनका जो रेजोल्यूशन था वो अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन और एक्सीलेंट करने के लिए अब एक नया सैटेलाइट तैयार किया जा रहा है जो हमको इतनी रेजोल्यूशन के ऊपर फोटो देगा जैसे प्लेट में रखा हुआ टारगेट की लोकेशन मिल जाए। तो अगर चाइना को मिल भी, अगर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर चाइना नजर भी रखता है तो क्या करेगा? तो क्या चाइना न्यूक्लियर वार कर नहीं सकता? मिसाइल दे सकता है, मिसाइल दे, वो दे के देख लिया। चाइना के जितने हथियार हैं, एक तो वो वार टेस्टेड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए गए हैं,
कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए गए हथियार में जो मूल सुविधाएं होती हैं वो नहीं मिल पाती। यानी कि आप अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। देश पात्र स्ट्रेटेजी के हिसाब से, टेरेन के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से, एल्टीट्यूड के हिसाब से, रेंज के हिसाब से जो है सो है। अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि मूलभूत टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, आपके पास केवल रिवर्स इंजीनियरिंग है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाए गए हथियार और जो वहाँ टेस्टेड नहीं है, जिसके 3 एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए, HQ9, PL-15 और JF-17, तो फिर क्या गारंटी है कि चाइना के द्वारा JF-35 यानी कि J-35, जैसे चाइना कहता है कि इट इज इक्विवेलेंट टू F-35 ऑफ अमेरिका, वो परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कौन सी स्केल टेक्नोलॉजी होगी, नहीं कुछ कहा जा सकता। और वैसे भी मैंने आपसे कहा कि फिलहाल चाइना ये जो भी कुछ कर रहा है वो एक दिखावा है, क्योंकि पाकिस्तान को उसे अपने पाले में रखना है। अगर हम शॉर्ट में कहें सर, क्योंकि बहुत लंबा वार्ता नहीं होनी चाहिए, जनता देखती है छोटी बातों में और ज्यादा बातें कह दी जाएं, आपके मुताबिक चाइना ऐसा कुछ करने की स्थिति में नहीं है? और अगर अमेरिका जिस तरीके से अभी पाकिस्तान और भारत को एक तराजू पे तौलने की कोशिश कर रहा है, अगर उसमें उसने बदलाव कर दिया तो आने वाले समय में भारत स्ट्रेटेजिकली और मजबूत हो जाएगा या चुनौतियां ज्यादा होंगी? भारत और मजबूत हो जाएगा। हमारे जयशंकर जी ने कह भी दिया, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी थर्ड पार्टी इंटरवीनिंग इन अवर बायलैटरल टॉक, इट विल बी डन बिटवीन वी एंड पाकिस्तान। लिहाजा उससे तो छोड़िए, हमें चाइना से, अमेरिका से, किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के देश से कोई प्रॉब्लम नहीं। द प्रॉब्लम इज द इंटरनल थिंग, और वो इंटरनल थिंग के लिए कितना बेहतरीन कदम उठाया गया है जिसको लोग समझ नहीं रहे। वो कदम क्या था कि एक्ट of terror will be considered as an act of war. It was not only for Pakistan, sir. It was for internally also, Right. for India also. अगर कोई सैबोटेज का एक्ट होगा, कोई किडनैपिंग का एक्ट होगा, कोई किसी तरह की बर्निंग का एक्ट होगा, टेररिस्ट एक्ट होगा, या अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट में जितने अपराध दिए गए हैं उनमें से किसी अपराध का कोई एक्ट होगा तो उसे एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा। यानी अब कोई आदमी ये नहीं कह पाएगा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, अब कोई नेता ये नहीं कह पाएगा कि हिंदुस्तान की आर्मी तवांग में चीन की आर्मी से पिट के आ गई, इस किस्म का कहने वाले को वार क्रिमिनल माना जाएगा। नाउ दिस इज द डिफरेंस। इन शॉर्ट सर, अगर 2 वाक्य में कहना पड़े तो हिंद की सेना के सामने, हम तीनों सेनाओं के संदर्भ में कह रहे हैं, 3 बड़ी चुनौतियां जो हैं, और जिस चुनौतियों का सामना करते हुए, जैसा कि आपने शुरू में ही कह दिया, कब चुनौती ही नहीं लगती, हम आगे आने वाले किसी भी समस्या को सिर्फ 72 घंटे के अंदर निपटा देंगे, क्योंकि हमारी इमेज अब बन चुकी है, हम लंबा भी नहीं खींचेंगे, हम छोटे समय में बहुत कुछ कर जाएंगे। 3 चुनौतियों को देखते हुए हम ऐसा क्या करेंगे? देखिए, हमको सबसे पहले अब आवश्यकता है 2 डायमेंशन और पे काम करने की। जल, थल, नभ तो हो गया, इसके साथ अब हमको साइबर स्पेस और स्पेस वार, एक तो हमको इन 2 फील्ड के अंदर अपने आप को समकक्ष बनाना है अपने एडवर्सरीज के लिए। और जो जल, थल, नभ है उसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स मीन्स एंटी ड्रोन सिस्टम एंड स्पेशल ड्रोन, इसके ऊपर फुल ताकत लगानी है। अब हमें बहुत बड़े हथियारों की जरूरत नहीं, हमें स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करना है, इसी से हम चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, और हिंद के जवान अब पूरी ताकत के साथ नए चुनौतियों का सामना करते हुए किसी भी दुश्मन को परास्त कर सकते हैं, क्योंकि अब हम चुनौतियों को चुनौती मान ही नहीं सकते और न हम मानने की स्थिति में हैं। इसलिए 140 करोड़ आवाम का भरोसा और टीपीएस त्यागी जैसे पूर्व सैनिक अधिकारियों के एक निर्देशन में जिस तरीके से हमारी सेना इस स्तर पर पहुंची है, हम किसी को भी बहुत कम समय में हरा पाएंगे। ये भरोसा रखिए, और हार्ट अटैक भारत पर ऐसी ही ऐसी चर्चाओं पर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। कर्नल सर, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।